नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। आपको हम साइंस के बारे में लगातार वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर एक महत्वपूर्ण वीडियो है, ये टॉपिक है। हम आपको वही कंटेंट या वही मैटर उपलब्ध करा रहे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसे जगत कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज जगत के बारे में। जैसा कि जगत को सभी लोग जानते हैं कि जगत है क्या। यदि सामान्य अर्थ पर हम जगत का तात्पर्य देखें तो यहाँ पर जगत मीन्स हम संसार के बारे में पढ़ते हैं कि जगत मीन्स संसार होता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे संसार का क्लासिफिकेशन क्या है, संसार को कितने भागों में बांटा गया है, या जगत को किन किन वैज्ञानिकों ने बांटा और उसमें सबसे ज्यादा महत्व किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है। तो हम सबसे पहले आज बात कर ले जगत। तो जगत में देखते हैं कि सबसे पहले जगत का विभाजन किसने किया। तो यह बात आती है कि सर्वप्रथम जगत को किसने बांटा था। तो सर्वप्रथम जगत को अरस्तु ने बांटा था। एक जाना पहचाना नाम लगता है अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम जगत को बांटा था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने बांटा, तो अरस्तु ने बांटा। तो अरस्तु ने जगत को कितने भागों में बांटा, तो अरस्तु के अनुसार सर्वप्रथम जगत को 2 भागों में बांटा गया था। ये जो 2 भाग थे, नंबर 1 जंतु जगत था, नंबर 2 पादप जगत था। जंतु जगत और पादप जगत बांटने के पश्चात हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जगत का पुनः क्लासिफिकेशन किया और उन वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस। जो दूसरे वैज्ञानिक हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। इन्होंने भी जगत को 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 इनका भी वही जगत थे, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि जो जंतु जगत और पादप जगत थे, या जो 2 जीवधारियों के जगत थे, तो पादप जगत का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था। तो जो पादप जगत का सबसे पहले वर्गीकरण किया था वो हमारे वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। पादप जगत का वर्गीकरण सबसे पहले कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका उल्लेख इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टमा नेचर में किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस ने जो पादप जगत का वर्गीकरण किया था, इन्होंने किस पुस्तक में किया था। तो उस पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचर। इस पुस्तक में इन्होंने पादप जगत का वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे माना जाता है। तो पादप जगत का वर्गीकरण करने के कारण कैरोलस लीनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, पिता, तो नाम आता है कैरोलस लीनियस। इसके पश्चात जगत का पुनः क्लासिफिकेशन हुआ, पुनः वर्गीकरण हुआ, जो एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण कहलाया। तो सन
1969 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे आर्यच व्हिटकर। सन 1969 ईस्वी में वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर ने इस द्विजगत को या द्विजगत का पुनः वर्गीकरण किया। ने द्विजगत का पुनः वर्गीकरण किया। तो यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि द्विजगत का पुनः वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो हमारा नाम आ जाता है आर्यच व्हिटकर। जो आर्यच व्हिटकर थे, इन्होंने द्विजगत को, जो हमारा पादप जगत था और जंतु जगत था, दोनों को पुनः वर्गीकरण किया। अब बात आ जाती है कि आर्यच व्हिटकर ने इस जगत को कितने भागों में बांटा था। तो आइए देखते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि पादप जगत को 5 भागों में इस वैज्ञानिक ने बांटा था। तो जो आर्यच व्हिटकर थे, वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर ने जगत को 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में बांटा था। अब बात आती है कि ये 5 भाग कौन कौन से थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यदि से बन जाता है कि 5 भागों में किसने बांटा? तो आर्यच व्हिटकर ने बांटा। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि आर्यच व्हिटकर के अनुसार जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 5 भागों में बांटा गया है। अब ये 5 जगत कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारे 5 जगत हैं, इन 5 जगतों में से सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत हम देखते हैं मोनेरा जगत के बारे में। जो मोनेरा जगत है, ये पृथ्वी पर का सबसे सूक्ष्म जंतुओं का जगत है। या हम कह सकते हैं कि मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसे जंतु पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, जिनमें कुछ जीव हैं, जीवाणु हैं, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा है। यहीं पर सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर का सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? पृथ्वी पर का सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो यहाँ पर हमने एक नाम लिखा है माइक्रोप्लाज्मा। तो पृथ्वी पर का सबसे सूक्ष्म जीव, पृथ्वी पर का सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? उसका जीव माइक्रोप्लाज्मा है। इसके बाद हमारा जो दूसरा जगत आया, वह जगत था प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत। जो हमारा प्रोटिस्टा जगत था, यह जगत मोनेरा जगत से कुछ विकसित था। या हम कह सकते हैं इस जगत में पाए जाने वाले जीव या पादपों के जो लक्षण थे, वो मोनेरा जगत से कुछ विकसित थे। इस जगत के भी सभी जीव एक कोशिकीय थे, जिनका प्रमुख लक्षण था सभी जीव एक कोशिकीय थे। एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती थी, तथा यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती थी। अब हम बात करें कि यहाँ पर कुछ विकसित थे, तो कौन कौन से जीव ऐसे थे जो इसमें पाए गए। तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं, तो इसमें जो पाए जाने वाले जीव थे वो अमीबा था, पैरामीशियम था, यूग्लिना था,
आदि सूक्ष्म जीव इस संघ में पाए जाते थे। इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं यहाँ पर युगलिना। युगलिना का जो नाम आया हुआ है सभी लोग जानते हैं, युगलिना से बराबर क्वेश्चन बनता है। युगलिना एक ऐसा जंतु या पादप है जिसमें जंतुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं और पौधों के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जंतु था, ऐसा कौन सा जगत था या भाग था जिसमें ऐसे भी जीव जंतु पाए गए जिनमें दोनों के लक्षण पाए जाते थे। तो इस तरह करके क्वेश्चन आता है तो जगत है प्रोटिस्टा जगत, और एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं युगलिना। युगलिना को जंतु और पौधे के बीच की कड़ी माना जाता है। एक नोट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। कड़ी का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि ऐसी चीज जो जंतुओं के भी लक्षण और पौधों के भी लक्षण एक ही जीव में पाए जाए। तो ऐसा कौन सा जीव था? युगलिना था। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो युगलिना। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो दो जगत थे, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत, इनमें कुछ समानता पाई गई, लेकिन जो प्रोटिस्टा जगत था ये मोनेरा जगत से विकसित था। इसके बाद हम देखेंगे हम अगला जगत, जो हमारा अगला जगत आया वो कवक था या फंगस। जो अगला जगत था वो कवक जगत था। अब कवक जगत, जो कवक जगत है ये एक कोष की थे तथा कवक सभी परजीवी होते थे, ये बहुकोषीय थे तथा अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते थे। ये जीवित या सजीवों के या मृत पेड़ पौधों के शरीर पर पाए जाते थे। ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते थे। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे। ये भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित थे, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे। कुछ कवक हमारे लिए लाभदायक होते थे तथा कुछ हमारे लिए हानिकारक होते थे। ऐसे जो जंतु थे या पौधे थे वो कवकों की श्रेणी में गिने गए, जैसे ईस्ट। दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम है मशरूम। मशरूम से सभी लोग परिचित हैं, प्रोटीन पाई जाती है और ये हमारे इस समय प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोग एक और पौधे से परिचित होते हैं, लगभग बरसात के दिनों में लगभग सभी लोग जानते हैं, जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं, वो एक पौधा देखा होगा जो छतरी नुमा आकार का बरसात में निकलता है, जिसको साधारणतः गांव में कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है। कुकुरमुत्ता, यह भी पौधा कवक की श्रेणी में ही गिना जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे पेंसिलिन है। अगला जगत हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला जगत आता है वो आता है शैवाल जगत। शैवाल या पादप जगत। यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया था, शैवालों को अलग रखा था और पादपों को अलग रखा था। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं आर.एच. फिल्टर, इन्होंने देखा कि जो लक्षण पादपों में पाए गए वही लक्षण शैवालों में पाए जाते थे। इसलिए इन्होंने शैवाल और पादप को दोनों को एक ही जगत में शामिल किया। तो इसी के अनुसार, इन्हीं के अनुसार 5 भाग हुए। कुछ वैज्ञानिकों ने जब इनको अलग अलग रखा तो उनके अकॉर्डिंग 6 भाग हुए, लेकिन जो सर्वविदित थे या सबसे ज्यादा जो मान्यता प्रदान की गई वो वैज्ञानिक आर.एच. फिल्टर को प्रदान की गई। इसलिए कहा जाता है कि जब विज्ञान जब तक सिद्ध न कर दी जाए प्रयोग के माध्यम से, तब तक वो विज्ञान नहीं होती है या वह थ्योरी नहीं बनती है। तो यहाँ पर आर.एच. फिल्टर ने यह सिद्ध किया कि शैवालों के लक्षण पौधों के लक्षण से मिलते हैं, इसलिए दोनों में समानता होने के कारण दोनों को एक ही जगत में शामिल किया गया। हम बात करते हैं शैवालों के बारे में या पौधों के बारे में, तो दोनों जगत के दोनों पौधे
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। इस प्रकार से जब दोनों में एक ही जैसे लक्षण पाए जाते हैं, दोनों में पर्णहरि पाया जाता है, इसमें भी पर्णहरि पाया जाता है और इसमें भी पर्णहरि पाया जाता है। ये भी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और ये भी पौधे अपना सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। तो दोनों में ये भी जमीन से अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं, ये सब सागर तल से अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोनों में समानता होने के कारण दोनों को एक संघ में रखा गया। अगली इसमें बात देखते हैं, कुछ इस जगत के पौधे हैं। नाम सुना होगा कारा। कारा एक शैवाल है। सारगासम, सारगासम सभी लोग जानते होंगे, एक नाम सुना होगा सारगासम सागर। सारगासम सागर जो हुआ इसी शैवाल के अधिकता के कारण इस सागर का नाम भी पड़ा था सारगासो सागर। अगली जो शैवाल है अलवा। कुछ लोग अलवा को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लोरेला। क्लोरेला के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपने साथ वायुयानों में या हवाई जहाजों में क्लोरेला का ही प्रयोग करते हैं। ये उसके छत पर इसको उगाते हैं कि ये सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। नीम, आम, अमरूद आज सभी प्रकार के पौधों को इस जगत में शामिल किया गया। इसके पश्चात जो हमारा अगला जगत है वो है जंतु जगत। अगला जगत हम पढ़ेंगे जंतु जगत। जंतु जगत को एनिमेलिया जगत कहा जाता है। एनिमेलिया जगत कहा जाता है। यह जंतु जगत नहीं लिखा है, एनिमेलिया जगत लिखा है, तब हम समझ लेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, जंतु जगत के बारे में बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पर एनिमेलिया जगत भी ना लिखा हो तो हम यहाँ पर यदि मेटाजोआ लेके आ जाए, मेटाजोआ, यदि यहाँ पर मेटाजोआ लिखा है तब भी हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एनिमेलिया जगत की बात हो रही है। चाहे जंतु जगत कहा जाए या एनिमेलिया जगत कहा जाए या मेटाजोआ कहा जाए, तो इस कंडीशन में हम ये पता कर लेंगे या समझ जाएंगे कि हमारा कौन सी बात हो रही है, जंतु जगत के बारे में बात कही जा रही है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के जीवों को रखा गया या कैसे जीव इसमें शामिल किए गए। तो इस प्रकार इसमें बहुकोशिकी मतलब ऐसे जीव शामिल किए गए जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं थी या पूर्ण विकसित जंतु थे जो फिर अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते थे। आदि अनेक प्रकार के जीवों को बहुकोशिकी की जीवों को शामिल किया गया है, या हम कह सकते हैं पृथ्वी पर के समस्त बहुकोशिकीय जीवों को, या पृथ्वी पर के समस्त बहुकोशिकीय जीवों को इस जगत में शामिल किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं स्तनी वर्ग, पक्षी वर्ग, आदि समस्त को शामिल किया गया है। इस प्रकार से इस छोटे से टॉपिक के जरिए हमने आपको बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताया। आप इसको प्रैक्टिस सेट उठाकर देख सकते हैं इस छोटे से टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे गए। रेलवे ने तो अधिकतर बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है और यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन लेके आता है। हम आपको अब विस्तृत जानकारी जंतु जगत और पादप जगत के बारे में जानकारी देंगे अपने अगले वीडियो में। उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जंतु जगत और पादप जगत ये दोनों जगत हैं या दोनों जगतों की जो दुनिया है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।
यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।